नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 8वीं संस्कृत का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हमने चैप्टर 11 मतलब पार्ट 11 तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने इसकी सारी वीडियोस भी हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल पर इसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, ताकि आपके वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएं। और आज हमारी बारी है चैप्टर 12 पार्ट 12 की, जिसका नाम है चित्रकूटम। तो आज हम एक स्थान है मध्य प्रदेश का जो कि प्रसिद्ध है चित्रकूट, उसके विषय में जानेंगे। इस वीडियो के दौरान हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य भी करेंगे, जिसमें प्रश्नोत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प और अन्य आने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। देखें, बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। सुनिए। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके तरिणमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। अब इसका अर्थ सुने। हम हमारे वीडियो में हर एक लाइन का मतलब हर एक वाक्य का अर्थ बताते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। सुनिए। मध्य प्रदेश के सतना मंडल में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके मध्य में एक नैसर्गिक तर्मणीय एक विस्तृत क्षेत्र है जो कि तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है चित्रकूट। तो चित्रकूट कहाँ स्थित है? आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के सतना मंडल में विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य चित्रकूट स्थित है। आगे सुने। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्रकृति सौंदर्य संपन्नम अस्ति। और जो यह स्थान है वह नगर के कोलाहल से रहित है। कोलाहल मतलब होता है नगर के शोरगुल से रहित। रहित मतलब एकदम मुक्त, दूर है। इसमें प्रकृति सौंदर्य के दर्पण का दर्शन मिलता है। यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य पूर्ण रूप से हमें देखने मिलता है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। और यहाँ आने वाले लोगों को दर्शन के साथ बहुत ही सहज आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। और चित्रकूट में सघन, सघन मतलब घने, वनानि मतलब वन हैं, घने वन हैं। अत्र कल कल नाद पूरिता निर्झरा अपि वर्तन्ते। और यहाँ पर कल कल की ध्वनि करते हुए बहुत सारे झरने भी हमें देखने मिलते हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते। और यहाँ पर सभी जगह हरियाली ही हरियाली दिखती है। चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट में का महत्व धार्मिक रूप से भी है, सांस्कृतिक रूप से भी है और नैसर्गिक रूप से भी है। मतलब चित्रकूट एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्रः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासं कुर्वन्। अब इसका अर्थ है कि कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास काल में थे तब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ लगभग 11 वर्ष तक यहाँ पर चित्रकूट पर निवास किए थे। 11 मतलब 11 वर्ष तक। महर्षि अत्रि, और यहाँ पर महर्षि जो अत्रि हैं, साध्वी अनुसूया चा अत्रैव तपस्या कृत्वा आत्मज्ञानम आलेवताम। तो सुने, माना जाता है कि महर्षि अत्रि और एक साध्वी अनुसूया नाम की महिला थीं, उन्होंने भी यहीं पर चित्रकूट में तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। माना गया है कि जन श्रुत्या अनुसार, जन मतलब लोग, श्रुत्या मतलब सुनने के अनुसार, लोगों के सुनने के अनुसार, अत्रैव यहाँ पर अनुसूया ब्रह्म विष्णु महेशानाम स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। माना गया है कि यहाँ पर जो अनुसूया थी वो अपनी तपस्या के दौरान ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के वाल रूप का दर्शन करती हैं। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। और यहाँ पर अनेक दर्शन के लायक स्थान हैं। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। अब हम कुछ स्थानों के विषय में जानेंगे। जैसे देखिए, एक स्थान है रामघट्ट, इसको बोल सकते हैं रामघाट। तो हम चित्रकूट पे बहुत सारे स्थान हैं, उनमें से एक स्थान है रामघाट। तो हम रामघाट के विषय में जानेंगे। सुनिए। मंदाकिन्या तटे
रामघट अस्ति, जो मंदाकिनी नदी है उसके तट पर रामघाट स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे कि चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी, जिसके तट पर, जिसके किनारे पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीय घट, और यह एक बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधुनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्राय समर्थ भवति, और इस जगह पर बहुत सारे साधु और तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए लोग भी यहाँ पर आते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। सूर्योदयात सूर्यास्त या वंत मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजती भवति, और यहाँ पर सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक मंत्र उच्चारण के वातावरण से पूरा वातावरण जो है वो गूंजित होता है। मतलब वहाँ पर जो मंत्र का उच्चारण होता है ना, उससे पूरा वातावरण मंत्रों से गूंजता रहता है। संध्या काले नीरजन समये, शाम के समय पर, नीराजन मतलब होता है पर पूजा आरती के समय पर, मनोरम दृश्यम भवति, बहुत ही सुंदर दृश्य मिलता है। अत्र नौका विहार से आनंदा अपि यात्रा भी लभ्यते, और यहाँ पर नौका विहार मतलब नाव से यात्रा करने का आनंद भी यात्री ले सकते हैं। इस तरह से हमने रामघाट के बारे में देखा। अगला है कामदगिरी। कामदगिरी भी चित्रकूट का एक प्रसिद्ध स्थान है। देखें, कामदगिरी स्थलस्य धार्मिकम महत्वम लोक प्रसिद्धम, जो कामदगिरी है यहाँ का धार्मिक महत्व बहुत प्रसिद्ध है। एतद स्थलम हरितिमा आदितम अस्ति, और इस स्थान पर हरियाली एकदम खिली हुई रहती है। अत्र यहाँ पर श्रद्धालव भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति, और यहाँ पर कामदगिरी में श्रद्धालु लोग क्या करते हैं कि राम के प्रतीक का एक स्वरूप है जो कि चरण चिन्ह है, उसकी पूजा किया करते हैं। मान्यता अस्ति, माना जाता है कि यद भरतः अयोध्यावासी भी सह रामम पुनः अयोध्याम आनेतुम अत्रैव पार्थितवान, और माना गया है कि अयोध्यावासी जब राम, आपने अक्सर सुना होगा कि जब राम जी अयोध्या से वनवास के लिए गए थे, तब अयोध्या के कुछ लोग उन्हें पुनः वापस आने के लिए मनाने भी गए थे। तो यह माना गया है कि वह कामदगिरी स्थान था जहाँ पर ये एक वाक्य हुआ था, जहाँ पर अयोध्या के वासी प्रभु श्री राम को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आग्रह करने के लिए आए थे। आगे सुने, अत्रैव समीपे भारत मिलाप मंदिर अस्ति, और इसके समीप, इसके पास पर ही एक भारत मिलाप मंदिर है जहाँ पर राम और भरत जी मिले थे, तो वह भरत मिलाप मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कामदगिरे प्रदक्षिणा जने क्रियते, और उस जगह पर लोग क्या करते हैं? प्रदक्षिण करते हैं। प्रदक्षिण मतलब एक परिक्रमा करते हैं इस कामदगिरी मंदिर पर। ये लोगों के बीच प्रसिद्ध है और शुभ माना जाता है। आगे सुनेंगे। देखिए, अगला स्थान है जानकी कुंड। हमने अब तक रामघाट देखा और कामदगिरी देखा, अगला है जानकी कुंड। तो देखें, रामघट्टात् नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति, मतलब रामघाट से ना अति दूरम, इसको तोड़ेंगे तो ना अति दूरम, बहुत दूर ना होकर एक जानकी कुंड है, मतलब पास ही एक जानकी कुंड है। यह तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते, और वहाँ पर हम नौका के द्वारा जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम अतीत स्मृति पूरिता एव स्थिरम भवति, और यहाँ पर जो वो नदी है मंदाकिनी, वहाँ का शांत जल है जो कि बहुत स्थिर है, जहाँ पर हम एक अच्छी स्मृति कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अच्छी याद बना सकते हैं। वनवासे सीता त्रैव स्नानम करोति इसमें, और वनवास के समय पर सीता जी जो है इसी कुंड पर, जानकी कुंड पर ही स्नान करती थी। अतएव इतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, और इसीलिए इस जगह का नाम जानकी कुंड पड़ा और प्रसिद्ध भी हुआ। अगले देखेंगे तो अगला है, वही एक स्थान है अनुसूया आश्रम, मतलब अनुसूया का आश्रम। देखें, सघन वन मध्य, मतलब घने जंगल के मध्य में एक अनुसूया का आश्रम भी स्थित है। अत्र यहाँ पर पक्षिणाम करलव निर्झरझर ध्वनि शीतल वायु चा मनांसी रच्यन्ति, और यहाँ पर
पक्षी की आवाज़ कलरव करते रहते हैं, पक्षी झर झर कर निर्झर मतलब झरनों की ध्वनियाँ सुनाई देती है। यहाँ शीतल जलवायु जो है लोगों को बहुत आनंदमय लगती है। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव, यहाँ पर मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अत्र ब्रह्म विष्णु महेशात्रि अनुसूयादयः तपस्या अकुर्वन्, और यहाँ पर अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम अनुसूया आश्रम भी हुआ। आगे सुनेंगे, सुनिए। अगला है स्फटिक शिला, एक और स्थान है। जानकी कुंड समीपे एव विशाल शिला दर्शनीय वर्तते, जानकी कुंड के समीप मतलब करीब नज़दीक पर ही एक विशाल शिला है, एक पत्थर की एक बड़ी ही सी शिला है जिसको हम पत्थर भी बोलते हैं, बड़ा सा पत्थर है, उसके विषय में देखें। अत्रैव जयंत काक रूपेण सीता चरणे चंचु प्रहारम कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम, और ये स्फटिक शिला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो जयंत, आपने सुना होगा कि काक के रूप में एक कौवा ने सीता जी के चरण पर, चरण मतलब पैर पर प्रहार किया था अपनी चोंच से, और वो था जयंत। और जयंत आप लोगों ने अगर देखा होगा टीवी वगैरह में, तो जयंत जो है वो इंद्र का पुत्र हुआ करता था, जो कि एक काग का मतलब कौवा का रूप लेकर के वहां पर गया था, तो उसने चंचू से प्रहार किया, चंचू मतलब चोंच से प्रहार किया था, इसीलिए यह जगह स्फटिक शिला के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखें, अगला है गुप्त गोदावरी, यह भी वही एक जगह है, सुने। चित्रकूटतः पंचकोश दूरम नयनाभिराम रामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, इसका अर्थ सुने। चित्रकूट में ही 5 कोस दूर, पंचकोश, पंच मतलब 5 कोस मतलब कोस, दूर मतलब दूर, तो 5 कोस दूर एक नयनाभिराम मतलब नयन को, आंखों को आराम देने वाली सौंदर्य युक्त एक जगह है जिसका नाम है गुप्त गोदावरी। अत्र द्वय नैसर्गिके गुहे स्थ, यहाँ पर 2 गुहे, गुहे मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पर गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जल प्रवहति, और यहाँ से निरंतर हमेशा सदैव जल बहता रहता है, कहाँ से? गुप्त गोदावरी से। इस तरह से हमने गुप्त गोदावरी के विषय में जाना। अगली एक जगह है हनुमान धारा। हनुमान धारा आपने सुना होगा ना कि जब प्रभु श्री राम की आज्ञा से हनुमान लंका जाते हैं तो वहाँ लंका का दहन किए थे, तो जब पूंछ में लगी हुई आग की वजह से उनकी बॉडी भी गर्म हो गई थी, तो वो इस हनुमान धारा में ही अपने आप को शीतलता प्राप्त किए थे। तो देखें, अत्र उच्च स्थलात जलम मतति, इसका मतलब है यहाँ एक उच्च मतलब ऊंचे स्थान पर से जल जो है वो पतत मतलब गिरता रहता है, इसको बोल सकते हैं एक तरह का कि वाटरफॉल टाइप्स है। जल प्रपात, देखिए लिखा भी है जल प्रपाता अत्र खलु द्रष्टव्य एव, और यह दिखता है कैसे? जल प्रपात के जैसे, इसको इंग्लिश में हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। लंका दहनांतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमानधारा इति जनश्रुति, और जैसा अभी हमने बताया कि लंका दहन के बाद जब राम की आज्ञा थी तब हनुमान जी ने यहाँ पर अपनी बॉडी में शीतलता लाए, और इस तरह से इस जगह का नाम हनुमानधारा रखा गया। आगे देखिए, अगला एक और जगह है जिसका नाम है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ग्रामोदय विश्वविद्यालय नाम का एक वहाँ पर कॉलेज है जिसके विषय में हम देखते हैं, सुने। अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीन प्रकल्प स्थापितः, सुनिए। तो ग्राम के लोगों के शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नई प्रकल्पना के आधार पर, किसने? नानाजी देशमुख जी ने एक राष्ट्र की सेवा करने के लिए ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया था। क्या था? चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है, सुनिए। संप्रतम सह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना, लेकिन अब इसका नाम है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। फिर आगे सुने, अत्र प्रकृति चिकित्सा प्रकल्पम अपि वर्तते, और यहाँ पर प्रकृति चिकित्सा भी अच्छे से होता है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, और यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान का कार्य चलता है। इस तरह से हमने इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवादन देखा। चित्रकूट तो वास्तव में बहुत अच्छी जगह है,
आप लोग अगर जा पाएँ तो माता पिता के साथ अवश्य जाइएगा। अब हम इसमें शब्दार्थ देखेंगे, सुनिए। मंडले, मंडल हम शब्द अक्सर सुनते हैं ना, सतना मंडले, तो इसका मतलब होता है जिला। जैसे हमारा जिला हो गया, जैसे आप लोग जिस भी जिले में रहते हैं, अगर कोई भोपाल जिले में है तो भोपाल, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 55 जिले हैं, उनमें से भोपाल जिले में कोई रह रहा है, कोई इंदौर में रह रहा है, कोई ग्वालियर में रह रहा है, कोई भिंड में रह रहा है, कोई सीहोर में रह रहा है, कोई जबलपुर में रह रहा है, तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मंडल मतलब जिले। नैसर्गिके, इसका अर्थ है प्राकृतिक रूप से। अतीत स्मृति पूरिता, मतलब कि पुरानी यादों की स्मृति को हम बोलते हैं प्राचीन स्मृति। सहजतया, सहजता मतलब स्वाभाविक रूप से। कल कल नाद पूरिता, इसका अर्थ है कि कल कल स्वर से भरपूर। जयंत, ये देखिए इंद्र का पुत्र जयंत, जो कि काग का रूप धारण किया था, तो हमने बताया ना जयंत कौन था, इंद्रपुत्र था। संपर्द, इसका अर्थ होता है भीड़ या फिर समूह। चंचू प्रहारम, इसका मतलब होता है चोंच से प्रहार किया। गुंजायितम, इसका अर्थ है गूंजित हुआ। ग्रहे, सॉरी गुहे, गुहे का मतलब होता है दो गुफाएं। नीराजना शमये, आरती के समय पर। प्रकल्प मतलब विचार। यात्रिवी मतलब यात्रियों के द्वारा। इस तरह से हमने शब्दार्थ देखे। और अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे, सुने। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो हमें आगे के 5 प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तर एक एक पद में, पद मतलब एक शब्द में लिखना है। सुनिए। चित्रकूट कस्मिन मंडले अस्ति, चित्रकूट कौन से मंडल में है, उत्तर रहेगा सतना मंडल में, मतलब सतना जिले में। अगला प्रश्न है, चित्रकूटे सर्वत्र की राजते, इसका अर्थ है कि चित्रकूट में हर जगह क्या दिखने, मतलब क्या राजित है, क्या सुशोभित है, उत्तर रहेगा हरितिमा मतलब हरियाली। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर ग है, रामघट्टः कस्मा तटे वर्तते, रामघाट में किस नदी का तट है, किसका किनारा है, तो हमने पढ़ा है मंदाकिनी तटे। अगला प्रश्न है, चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम, चित्रकूट का जो जलप्रपात है उसका क्या नाम है, हमने देखा ना उस जलप्रपात को हनुमान धारा नाम से जाना गया, तो आंसर रहेगा हनुमान धारा। अगला प्रश्न है, जयंतः सीता चरणे किम कृतवान, जयंत ने सीता के चरण में क्या किया था, तो उन्हें चंचू प्रहार किया था। चंचू प्रहार का मतलब होता है कि चोंच से प्रहार किया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखित। अब इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम एक वाक्य में लिखेंगे। चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति, चित्रकूट जो है वह किस तरह का स्थान है, उत्तर है हमारे पास चित्रकूट नगर कोलाहल रहितम प्रकृति सौंदर्य संपन्न स्थलम अस्ति, कि चित्रकूट नगर के मतलब शहर के कोलाहल से, करलब से, बातचीत से दूर एक प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करता हुआ स्थान है। अगला प्रश्न, निर्झरा कीदृशा वर्तन्ते, निर्झर मतलब झरने कैसे हैं, तो निर्झरा कल कल नाद पूरिता वर्तन्ते, कल कल नाद पूरिता मतलब इन झरनों में ऐसा नहीं कि झरने बस नाम के हैं, उनमें पानी भी है और प्रॉपर बहता रहता है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखेंगे, गा है, हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम, हनुमान धारा जो ये नाम है वह कैसे और क्यों प्रसिद्ध है, तो उत्तर हमारे पास है लंका दहनांतरम रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्व प्राप्तवान अत एतस्य हनुमान धारा इति नामना प्रसिद्धम, इस तरह से इसका उत्तर रहा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर घ है, चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्ति, चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो हमने देखा कि इसका नाम पहले चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय था, लेकिन फिर बाद में अत्र महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति, यहाँ पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। अब हम खाली स्थानों को करेंगे, सुनिए और समझिए। पहला है, चित्रकूटम खाली स्थान मध्य स्थितम, चित्रकूट किसके मध्य पर है, हमने पढ़ा है विंध्य पर्वतमाला के मध्य है, तो यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र खाली स्थान यावत निवासम कृतवान, रामचंद्र ने यहाँ पर कितने टाइम तक निवास किया था, तो हमने देखा 1-10 वर्षे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1-10 वर्षाणी। अगला प्रश्न, चित्रकूटे द्वे खाली स्थान स्थित स्तः, कि चित्रकूट में क्या दो चीजें स्थित हैं, तो वहां हमने देखा था कि द्वे गुहे नैसर्गिके गुहे स्थित हैं। अगला प्रश्न है,
सघन वन मध्ये खालिस्तान वर्तन्ते। सघन मतलब घने वनों के मध्य क्या है, तो हमने देखा था कि अनुसूया का आश्रम। आंसर रहेगा अनुसूयाश्रम। अगला प्रश्न, चित्रकूटे खालिस्तान नदी प्रसिद्ध। चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी चित्रकूट में प्रसिद्ध है। अगले हम देख रहे हैं खालिस्तानों को, देखिए और समझिए। पहला है चित्रकूट, तो बताइए चित्रकूट कहाँ पर है, तो हमने एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार सुन लिया कि वो सतना मंडल में है। अगला प्रश्न है जलप्रपात, उस जलप्रपात का क्या नाम है, तो उसका नाम है हनुमान धारा। फिर बताइए नानाजी देशमुख ने क्या किया था, ग्रामोदय विश्वविद्यालय बनाया था। और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान किसको प्राप्त हुआ, महर्षि अत्रि को। इस तरह से हमने सही जोड़ियों को मिला लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा हमारे पास प्रश्न नंबर 5, और सुने। कोष्ठकात् शब्दान चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। देखिए ये हमारे पास कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न का निर्माण करना है, और हमारे पास एक एक सेंटेंस भी हैं। देखें, चित्रकूट 17 मंडले अस्ति। अगर हम इसको बताएं कि चित्रकूट किस मंडल में है, तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, कस्मिन। कस्मिन का अर्थ होता है कि किस जगह पर, तो देखिए लिखेंगे चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति। इस तरह से हमने प्रश्न बनाया। आगे और भी वाक्य हैं, उन्हें देखेंगे, सुने। रामघट मंदाकिन्या तटे अस्ति। रामगढ़ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसका प्रश्न कैसे बनेगा, तो देखें, रामघट कस्य तटे अस्ति, तो इस तरह से हमने प्रश्न बनाया कस्य शब्द का प्रयोग करते हुए। अगला देखेंगे, चित्रकूटे संघनानी वनानी सन्ति। चित्रकूट में सघन वन हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए, चित्रकूटे कीदृशनी वनानी सन्ति, तो हमने कीदृ शब्द का प्रयोग कर लिया। इस तरह से हम प्रश्न बनाते हैं। अगला देखेंगे, रामघट्टात नदी दूरम जानकी कुंडम। नाति दूरम मतलब रामघट से बहुत दूर नहीं, मल के पास में जानकी कुंड है। तो कैसे बनाएंगे कि कस्मात नाति दूरम जानकी कुंडम, किसके बहुत दूर मतलब करीब पर जानकी कुंड है, तो यहाँ किसके पास की जगह पर हम कस्मात शब्द का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमने प्रश्न बनाए। अगला देखें, चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः। इसका प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे स्तः। तो हमने द्वे की जगह पर के लिख दिया, मतलब कितने, कितनी संख्या में। इस तरह से प्रश्न पूछना होता है तो हम के शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये हमने प्रश्न का निर्माण कर लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए इसमें हमें कुछ धातु दिए गए हैं। इन धातु या फिर शब्द बोल सकते हैं, उन पर प्रत्यय लिखना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए गतुम, गतुम शब्द है तो इसमें गम प्रत्यय, गम इसका धातु रूप है, और इसका प्रत्यय जो है वो तुमुन है। जब हम आखिरी में छोटा उ की मात्रा के साथ माँ देखते हैं तब वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है, और ये प्रत्यय की एक पहचान भी है। तो देखिए गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अगला देखिए कृतवान, जब भी हम आखिरी में वान देखते हैं तब वहाँ पर क्री प्रत्यय होता है, सॉरी कृतवतु प्रत्यय होता है। इसमें क्री यहाँ पर धातु है, तो क्री धातु हुआ, और वान देखते हुए कृतवतु प्रत्यय हुआ। फिर देखिए आनेतुम, आनेतुम जैसे हमने गंतुम पढ़ा वैसे तुम आ रहा है, इसमें भी तुमुन प्रत्यय होगा, लेकिन धातु क्या होगा, तो तुमुन निकालते हैं आ न, तो अ धन नी ये दोनों धातुएं हैं, और तुमुन इसका प्रत्यय रहेगा। चित्रकूटतः, आखिरी में तह मिल रहा है, यही इसका प्रत्यय है, तो तह प्रत्यय है। चित्रकूट यहाँ पर शब्द है। दर्शनीय, तो दर्श मतलब दर्शन करना एक धातु है, और नीय आखिर में ई या दिख रहा है, तो ये अनियर प्रत्यय होता है। इस तरह से हमने धातु और प्रत्यय देखा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विभक्ति लिंग वचनम च लिखत। अब हमें इधर कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का विभक्ति लिंग और वचन बताने हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम बताते हैं। देखिए वचन, इसको हम बोल सकते हैं नंबर। क्या बोल सकते हैं, नंबर या फिर संख्या। तो समझें पहले, जब हमें किसी वस्तु का संख्या बताना होता है तो हम उसे बोलेंगे वचन। जैसे अगर कोई वस्तु एक है तो उसको बोलेंगे एक वचन, अगर दो हैं तो उसे बोलेंगे द्विवचन, और अगर दो से ज़्यादा है, 3, 10 या फिर और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उसे बोलते हैं बहुवचन। तो इस तरह से वचन जो है वह कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। वचन कितने, 3।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हमने बोला कि आपके पास पेन है, तो पेन अभी कितना है? एक, तो वह एक वचन हुआ। अगर आपके पास दो पेन होंगे तो वह द्विवचन होगा, और दो से ज़्यादा होंगे तो वह बहुवचन कहलाएगा। इस तरह से आप लोगों ने वचन समझ गए। अब हम देखेंगे लिंग। लिंग क्या होता है? देखिए, जैसे हम हिंदी में भी लिंग पढ़ते हैं, मतलब जेंडर, जिससे हमें महिला या फिर पुरुष या फिर इसके अलावा अन्य जिसमें को हम समझ ना पाए तो उसको हम अन्य बोल सकते हैं, या फिर अन्य पुरुष हो सकता है। देखिए, अगर हमने बोला आपसे बालक, तो आप बोलेंगे ये मेल लग रहा है। मेल मतलब बोल सकते हैं कि लड़का लग रहा है। लड़का होने पर हम बोलते हैं उसको पुल्लिंग। और अगर हमने बोला महिला, तो वो लग रहा है कैसा? कि स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि स्त्री का बोध हो रहा है, तो यह स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन हम बोलते हैं कि पुस्तक, और पुस्तक में ना हम महिला बोल पा रहे हैं, मतलब महिला की श्रेणी में भी नहीं रख पा रहे हैं, ना ही पुरुष की, तो पुस्तक जो होता है वो नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग होता है। इस तरह से लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। तो कितने होते हैं? तीन। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। अब हम इसे हल करेंगे, सुने। मंडल, मंडले। अब मंडल को हम क्या बोलेंगे? कोई जिला है उसको हम या तो फिर स्त्रीलिंग बोलेंगे या फिर पुल्लिंग। तो देखें, मंडले सप्तमी विभक्ति का है, जो कि पुल्लिंग है, और यह एक वचन है, मंडले। अगला सुने, यात्रिकई। अब यहाँ पर यात्री जो है वो ज़्यादा हैं, तो यह तृतीय विभक्ति का यात्री पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन में लिखा हुआ है। मालाया, माला, माला एक स्त्रीलिंग शब्द है। सुने, यह पंचमी और षष्ठी विभक्ति का शब्द है, जो कि स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अगला, कामदगिरे, कामदगिरे, यह पंचमी और षष्ठी विभक्ति का शब्द है, जो कि कामदगिरी एक स्थान है, इसको हम पुल्लिंग के रूप में भी देखते हैं, और यह एक वचन है। तपस्याम, तपस्याम सप्तमी विभक्ति है, यह तपस्या एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से हमने इस पाठ का हिंदी अनुवादन के साथ साथ अभ्यास कार्य भी कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ और बड़ी ही आसानी से समझ भी आया होगा। तो इस तरह से हम इस पाठ को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे हम अगले वीडियो पर एक नए चैप्टर के साथ। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू।